तो लास्ट क्लास का मैं रिवीजन करा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, राइट। आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 1 सॉ टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, राइट। इस एक्ट को क्या कहते हैं हम? आईजीएसटी एक्ट। होल, ये कहाँ तक होगा? होल ऑफ इंडिया, राइट। एंड इट shall come into force on the such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। ठीक है। कोई भी, सबसे पहले क्या होता है? बिल होता है, उसमें फिर लोकसभा एंड राज्यसभा की असेंट ली जाती है, देन प्रेसिडेंट साइन करते हैं, एंड देन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी इन ओजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजट में क्या करते हैं? हम इसको पब्लिश कर देते हैं, तो इट बिकम्स एक्ट। ठीक है। अप्लीकेबल कहाँ है? होल ऑफ इंडिया, राइट। सेकेंड है डेफिनेशंस, राइट। डेफिनेशंस मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा उस दिन पढ़ेंगे हम। ठीक है। देन हमने पढ़ाया था आपको सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 3 एंड 4 जो है, दिस इज रिलेटेड टू द ऑफिसर्स पावर एंड ड्यूटीज, राइट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर को आईजीएसटी के लिए यूज किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर के लिए आईजीएसटी के लिए यूज किया जा सकता है, राइट। और उनके पावर वो डिसाइड करेंगे, तो नॉट रिलेवेंट फॉर अस। सो नेक्स्ट आता है लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द सेक्शन इज 9, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो मैंने आपको दिन पढ़ाया था, याद होगा। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है कि सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ 2, प्रोविजन 2 क्या कहता है? कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड ऑयल, मोटर स्पिरिट, कॉमनली नॉन पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन प्रोवाइड फ्यूल, इन पर जीएसटी अभी तक नहीं लगता, नोटिफाई नहीं किया, राइट। उसके बाद सेक्शन 5 का 1 क्या कहता है? कि एक्सेप्ट ये 5 प्रोडक्ट को छोड़ करके, एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ करके, आईजीएसटी लगाया जाएगा ऑल इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सप्लाई पे? इंटर स्टेट, ये रहा इंटर स्टेट, राइट। टैक्स रेट कितना लगेगा? नॉट मोर देन 40%। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 40%। क्लियर है? पहले यहां तक तो ये बताओ मुझे, क्लियर है 40% तक? नेक्स्ट आता है, कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे? एज मेंशन इन सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी। सेक्शन 15 जब पढ़ेंगे, वो कहता है वैल्यूएशन का रूल बताता है किस वैल्यू पे टैक्स लगाया जाएगा, तो वहां पे हम वैल्यू सीखना सीखेंगे, किस वैल्यू पे टैक्स लगाया जाएगा, राइट। आगे चले जी। नेक्स्ट उसके बाद कहता है कि आईजीएसटी भी लगाया जाएगा कौन से गुड्स पे? इस प्रोवाइडर बोला गया कि जो आप इंपोर्ट करते हो, तो उस पर कस्टम लगाया जाता है, कस्टम के साथ साथ आपकी आईजीएसटी भी लगाई जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 9(3), आरसीएम की लिस्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, याद है। उधर बहुत सारी सर्विसेज पढ़ाया था। एडवोकेट के ऊपर आरसीएम लगता है, जीटीए के ऊपर आरसीएम लगता है, हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल के केस में, ठीक है, स्पॉन्सरशिप के केस में लगता है, गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज थे उसके केस में लगता है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट स्टडी कराई थी, वो याद रखना। डेट इज अ लर्निंग, वो आपको याद रखना, क्योंकि वो हर क्लाइंट के केस में अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो वो लिस्ट आप आरसीएम की लिस्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 9(4). 9(4) में कुछ अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं, उनके ऊपर आरसीएम लगाया जाता है। अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स जैसे कि जब हम बिल्डर के केस में देखोगे, या कुछ गुड्स हैं ऐसे, लाइक सिल्क समथिंग करके है, कि कुछ आप फार्मर से परचेज, तो फार्मर इज नॉट गोइंग टू पे टैक्सेस, सो उन्होंने क्या किया कि रिसिपेंट के ऊपर लगा दो। ठीक है। वैसे ही जैसे कि एक प्रमोटर के, मतलब बिल्डर जो होते हैं, उसके केस में डाला कि अगर 80% से ज्यादा सीमेंट या ईंट रोड़ी बालू कैश में परचेज करोगे, तो उसके ऊपर आपको आरसीएम देना पड़ेगा, मतलब कैश में मत परचेज करो, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर जोन है, बिल्डर्स वगैरह वाले, या तो उसको उन्होंने आरसीएम में डाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ई कॉमर्स। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था लास्ट क्लास में, वहां पे जो ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप बिजनेस करते हो, तो उस केस में ई कॉमर्स की लाइबिलिटी है टैक्सेस पे करने की। ठीक है, लाइक ओला उबर हो गया, जोमेटो स्विगी वगैरह हो गए। ठीक है, तो इन सब केसेस में ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और उनको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट्स है, राइट। अब आते हैं पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। देखो, ये जो सेक्शन 6 है, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, ये भी सेक्शन में पढ़ा चुका हूं। इस सेक्शन में ये कहता है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ नोटिफिकेशन लेकर के आएगी। अगर कोई एक्ट लेकर के आई है, कुछ नोटिफिकेशन लेकर के आई है, जो कि पब्लिक को अभी समझ नहीं आ रही है,
तो क्लेरिफिकेशन लाएगी। क्लेरिफिकेशन वो जब से एक्ट आया है तब से अप्लीकेबल हो सकता है, या जब से 2017 आया था तब से अप्लीकेबल हो सकता है, राइट। उसके अलावा इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को अगर लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में है तो कुछ गुड्स को जनरली एग्जेम्प्ट कर सकता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो कुछ गुड्स को स्पेशल ऑर्डर के साथ और कुछ कंडीशन के साथ एग्जेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, कोई सर्कुलर दिया जाता है, तो वो विद इन 1 ईयर इशू ऑफ नोटिफिकेशन है, तो ये माना जाएगा कि जब से नोटिफिकेशन आया है तब से अप्लीकेबल होगा। चले जी, ये था अब आपका सेक्शन 6। सेक्शन 7 चलते हैं। सेक्शन 7 में मैंने आपको पढ़ाया था इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। याद है इंटर स्टेट मतलब क्या होता है? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्या होता है इंटर स्टेट मतलब? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड क्या सप्लाई करना। सप्लाई, क्या गुड्स गुड्स और सर्विस। सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन कराऊंगा। जहां पे इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है, जहां पे सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, टू डिफरेंट वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अगर आप मतलब कि ये क्या, अब जोड़ कहां पे देना है? सप्लायर वर्सेस पीओएस, पॉइंट सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई पे, ना कि सप्लायर वर्सेस रिसिपिएंट। अभी जब सेक्शन 9 पढ़ाऊंगा, अभी 9 तक पढ़ा दिया था, आई थिंक 9 या 10 तक पढ़ा दिया था, अब 11 12 पढ़ाऊंगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट कब अप्लीकेबल होता है? इट्स डिपेंड होली 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 ऑन सप्लायर वर्सेस पीओएस, ना कि सप्लायर वर्सेस रिसिपिएंट। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर टू डिफरेंट स्टेट, आर टू यूनियन टेरिटरी, आर टू यूनियन स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो उसके भी और भी आपका क्या कहलाएगा? इंटरस्टेट कहलाएगा, ठीक है। ये तो ये सेक्शन था गुड्स का। नेक्स्ट आता सर्विस भी यही कहता है कि अगर आप सर्विस दे रहे हो टू डिफरेंट स्टेट में, मतलब सप्लायर एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है, तो इंटरस्टेट हो जाएगा, राइट। दोनों सप्लायर एक दूसरे यूनियन टेरिटरी में है और पीओएस दूसरे यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है। सप्लायर एक स्टेट में है और दूसरा यूनियन टेरिटरी में है। तो ये ऊपर वाला सेक्शन गुड्स के लिए था, नीचे वाला किसके लिए? सर्विस के लिए। वैसे ही अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे, क्या करोगे? सर्विस इंपोर्ट करोगे तो क्या लगेगा? इंटरस्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरस्टेट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर आप इंडिया में हो, सप्लायर इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट के केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है? टू और बाई, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से दूसरे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाओगे तो भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्लियर है? इन द टैक्सेबल ट्रेड नॉट बीइंग इंटरेस्टेड सप्लाई, और कह रहा है कहीं पे भी कोई अगर स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये देखो इंटरेस्टेड अगर वो नहीं है तो कह रहा है वो क्या होगा? इंटरेस्टेड होगा। मतलब ये कवरेज दे दी सब, जो कहीं नहीं है वो इसका है। तो अल्टीमेटली कहीं से नहीं बच पाओगे। हर जगह देखते हो प्लेस ऑफ सप्लाई में कि अगर वहां नहीं है तो यहाँ ये माना जाएगा, राइट। अब आ जाओ सेक्शन 8 इंटरेस्टेड, वेरी वेरी सिंपल को सेक्शन। क्या कहता है कि सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या देखो, सप्लायर वर्सेस पीओएस की बात करता है हमेशा। अगर आप समझने की कोशिश करोगे, लास्ट क्लास में मैंने सप्लायर वर्सेस रिसिपिएंट समझाया था, राइट। ये 90% केस में आपका अप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअलिटी लॉ क्या कहता है? सप्लायर वर्सेस पीओएस। ये ध्यान रखना। 90% इंडिया को ये पता है कि ये लॉ होता है, नहीं ये लॉ नहीं, लॉ क्या है? ये है सप्लायर वर्सेस पीओएस, ध्यान रखना हमेशा। सप्लायर वर्सेस पीओएस, तो वही कह रहा है कि सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई किसमें है? सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट। फर्दर दोबारा इन्होंने बोला, प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कह रहा है कि अगर एक स्पेशल जोन से दूसरे स्पेशल जोन में डालते हो और दोनों हरियाणा में ही है, मान लो आईएमटी मानेसर, आईएमटी सोना हरियाणा का ही है और वहां पे एसीजेड है, तब एक एसीजेड से दूसरे एसीजेड में डालते हो तो वो इंट्रा स्टेट नहीं होगा, वो क्या होगा? इंटर स्टेट ही होगा। क्लियर है? उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाई मेड टू टूरिस्ट को करते हो तो भी आईजीएसटी लगेगा। टूरिस्ट को करते हो, क्यों? टूरिस्ट तो बाहर से आता है ना, आउट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट,
Subjected to the provision of section 12, supply of service where the location of the supplier and the place of supply of the service are in same state or same union territory shall be treated as intrastate supply, provided that the intra-state supply shall not include supply of services to or by the special economic zone और स्पेशल इकोनॉमिक यूनिट। मतलब अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है कि एक एसीजेड से दूसरे एसीजेड में ट्रांसफर कर रहे हैं और दोनों एक ही स्टेट का है तो भी आपको आईजीएसटी ही पे करना होगा, एससीजीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाया था आपको सेक्शन 9, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। नमन, टेरिटोरियल वाटर कौन से थे याद है? इंडिया प्लस 12 नॉटिकल माइल, इंडिया प्लस 200 नॉटिकल माइल, याद है? तो वहां पे सप्लाई करोगे तो कौन से स्टेट की सप्लाई होगी? इंडिया की तो होगी, महाराष्ट्र की, पुणे की, गुजरात की, सपोज करो ये इंडिया है। अब तुम यहाँ पे खुदाई कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा गुजरात का पड़ता है, मतलब मुझे थोड़ा सा ज्योग्राफी कमजोर बट समझने की कोशिश करना, और ये महाराष्ट्र है, तो ये तो दोनों के पास में, तो ये किस कौन से स्टेट की सप्लाई है, इसकी या इसकी? कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, बताइए जी किसकी? जो पास में पड़ रहा है। बॉर्डर नहीं, बॉर्डर वर्ड यूज नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या वर्ड यूज हुआ है, बेस लाइन, वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज रिपोर्टेड। अब मान लो इसका बेस लाइन हो सकता है कि यहाँ तक हो, मतलब मट्टी मुट्टी जो होता था, हाँ, वो मट्टी वगैरह, जहाँ से समुद्र स्टार्ट। ठीक है, मट्टी बेस लाइन बोला है, बेस लाइन जिसका नियरेस्ट होगा दैट विल बी द वो स्टेट माना जाएगा उसका। ठीक है, अब इसका बेस लाइन मान लो कि हम यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, अब इसका बेस लाइन भाई साहब यहाँ तक चल रहा हो, बेस लाइन मतलब मट्टी जमीन, और ये महाराष्ट्र का बेस लाइन यहीं पे खत्म हो गया, तो नियरेस्ट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे लॉ में कि अगर आपने टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई कर रहे हो तो जो भी नियरेस्ट बेस लाइन होगा वहां पे टैक्स हो जाएगा। क्लियर है जी? डन। नेक्स्ट आता है सेक्शन 10, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अब मैंने सेक्शन 10 पढ़ा दिया था, रिपीट करा रहा हूं दोबारा, सेक्शन 10 एंड 11। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ सेक्शन 10 एंड 11 फ्रेश बता देता हूँ दोबारा से। नो, छुट्टी क्यों किया था तूने? कहाँ पे तुम? असाइनमेंट। अच्छा अच्छा, वही सबमिट। जी देखिए आप, अब क्या है सेक्शन 10 देखेंगे। सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 ये है ना, ये आपके पीओएस, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों सेक्शन डील करते हैं गुड्स का, और ये दोनों सेक्शन डील करते हैं सर्विसेज का। ठीक है जी, गुड्स एंड सर्विसेज, ये डील करता है आपका इंडिया इंडिया में, इंडिया इंडिया में, और इनमें से कोई सप्लायर या रिसिपिएंट इंडिया से बाहर हो, या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो गया मान के चलो, वैसे ये इंडिया इंडिया में डील करता है, और इसमें कोई भी एक बंदा इंडिया या इंडिया से बाहर वो डील करता है। ठीक है, ये 10, 11, 12, 13 ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए हमेशा। ठीक है जी। सो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स लोकेट इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, मतलब अदर देन बोल दिया ना, तो ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा? अगर दोनों सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स other than supply of goods imported into or exported from India shall be as under। क्या बताना जा रहा है ये? प्लेस ऑफ सप्लाई किस चीज का बताने जा रहा है? गुड्स का। कौन से केस में? जब गुड्स इंपोर्ट का केस ना हो और एक्सपोर्ट का केस ना हो तो कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 10 लगेगा। ठीक है, सेक्शन 10 में सबसे पहले बात बोल रहा है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, कह रहा है कि जहां भी सप्लाई में मूवमेंट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक सामान जाएगा। ठीक है, वेदर बाय द सप्लायर और द रिसिपिएंट, या तो मतलब गुड्स गुड्स में मूवमेंट है, चाहे सप्लायर का चाहे रिसिपिएंट का। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द shall be the location of the goods at the time which the movement of goods terminates for the delivery, terminates for the delivery to the recipient। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, सपोज करो कोई हरियाणा से बंदा सामान बेचना शुरू करता है, मतलब हरियाणा का टेलर है,
बाहर आपका कन्याकुमारी का, हरियाणा से सामान चला पहले दिल्ली आया होगा, पानीपत ले लेते हैं, करनाल से सामान आया, दिल्ली आया होगा, दिल्ली से फिर आपका फिर से हरियाणा आया होगा, फिर ठीक है हरियाणा के बाद आपका उधर, आपका इधर ये क्या बोलते हैं जयपुर मतलब राजस्थान का रूट लिया होगा, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद नीचे जाकर के ये फिर यहाँ पे कन्याकुमारी तक पहुंचा होगा कोई भी सामान। तो अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, जहां पे गुड्स की डिलीवरी के लिए टर्मिनेट हुआ, मतलब फाइनल मूवमेंट टर्मिनेट फॉर डिलीवरी। अगर डिलीवरी यहाँ पे ले लिया जाता है बाहर के द्वारा एमपी में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे होगा। ठीक है, बाहर बोलता है मुझे कन्याकुमारी में चाहिए तो वहां पे होगा। ठीक है, तो लॉ क्या कहता है? हम्म। सो समझ गए आप लोग? अगर मतलब ये लॉ क्या कहना चाह रहा है, लॉ ये कहना चाह रहा है कि वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक का गुड्स में मूवमेंट होना है, मतलब डिलीवरी देने के लिए, बेचने के लिए एक जगह से सामान दूसरे को पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, जहां पे डिलीवरी देने के लिए गुड्स को दे दिया जाता है कि भाई ये लो, मूवमेंट टर्मिनेट हो गई। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्लॉज आता है, नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि मिस्टर ए ने, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली, मिस्टर बी ऑफ महाराष्ट्र और मिस्टर सी ऑफ कोलकाता, मिस्टर बी ने परचेज किया गुड्स मिस्टर ए से और बोला कि मेरा सामान कहाँ भेज दो, कोलकाता भेज दो। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अभी जो पहला पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, जहां पे गुड्स टर्मिनेट हुआ कोलकाता, बट ऐसा नहीं है। सेक्शन बी ये कहता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी ये कहता है, अगर ऐसा केस है तो इस केस में ये थर्ड पार्टी ये वाला बंदा है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेंगे हम, ये जहां का है महाराष्ट्र का। देन एक्चुअली में क्या होगा, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से परचेज किया और मिस्टर बी ने इसको बेच दिया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा। इस केस में प्रैक्टिकली क्या होगा कि मिस्टर ए प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र लिखेगा, सोल्ड टू मिस्टर बी, एंड मिस्टर बी क्या लिखेगा, मिस्टर बी सोल्ड टू मिस्टर सी, और वो भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखेगा, कोलकाता। क्लियर है? तो इस केस में अगर तुम डायरेक्टली सी लिख दोगे प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मिस्टर ए ने डायरेक्टली मिस्टर सी को लिख दिया, तो अल्टीमेटली जब ये पैसा इसे बिल चार्ज करेगा तो क्या आईजीएसटी चार्ज करेगा, और आईजीएसटी चार्ज की तो स्टेट कौन सा मेंशन करेगा, कोलकाता। तो टैक्स किसके पास पहुंच जाएगा, कोलकाता के पास। वेर परचेज किसने किया है, महाराष्ट्र वाले ने, तो परचेज का आईटीसी महाराष्ट्र वाले को मिलना चाहिए और देन जब इसको बेचेगा देन कोलकाता के पास जाना चाहिए। क्लियर है? डन। तो अभी क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इस केस में दो प्लेस ऑफ सप्लाई है। पहला, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, बट मिस्टर बी ने क्या बोला कि भाई मुझे कोलकाता में डिलीवरी चाहिए। अब कोलकाता में हो सकता है उसका ब्रांच ऑफिस हो, या हो सकता है उसने डायरेक्टली बीच के कमीशन खा के डायरेक्टली थर्ड पार्टी को बेचा हो। राइट? तो इस केस में दो सेल है, कितनी सेल है, दो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा। क्लियर है यहां तक? आगे चले, ये क्लॉज बी कहता है। डन। आगे चलिए, सी पे आइए। वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब आपने सामान परचेज करने करे, ये ले भाई सामान भेज दिया, मूवमेंट है ही नहीं, तो जहां पे डिलीवरी देगा डेट विल बी योर प्लेस ऑफ, बोलो क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आइए। वेयर द गुड्स असेंबल, डी के केस में आइए। अब ये जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, लिफ्ट होता है, जहां आपने असेंबल किया डेट इज योर पीओएस, लिफ्ट जहां आपने लगाया डेट इज योर पीओएस। ठीक है जी, कोई दिक्कत?
गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी में क्या, अच्छा वो तो सर्विस में पड़ेंगे, चलो अभी तो मतलब कोई बड़ी बड़ी गाड़ी में आपने वो नट बोल्ट कस रहे हो बैठ करके, ठीक है, मशीनरीज लगा रहे हो, लिफ्ट हो गया इंस्टॉलेशन करना, जिससे जो होता है मशीनरी से कुछ छाप रहे होते हैं, मशीनरी होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स देखे बड़े बड़े। अब जब फैक्ट्री में जाओगे आप, किसी फैक्ट्री में, जैसे मारुति का देख लो, यहाँ कापन से आगे कौन सी जगह है, गुड़गांव में। गुड़गांव में जो है, कितने 2 4 5 किलोमीटर में तो पूरा पूरा प्लांट लगा हुआ है उनका। ठीक है, तो उसके इसमें अगर कोई मशीनरी उसमें लगाया हो बड़ा सा, तो कैसे होगा, राइट, तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे ये चीजें असेंबल की जाती है, इंस्टॉल की जाती है। ठीक है जी। अब एक और चीज, अगर आप बस के अंदर बैठे हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, हवाई जहाज के अंदर बैठे हो, या बोट बोट के अंदर पानी के जहाज में बैठे हो, और उसके ऊपर आपने कुछ ऑर्डर किया और खाना आ गया आपके पास, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सपोज करो आप दिल्ली से चढ़े, दिल्ली में ही जस्ट चढ़ते ही ऑर्डर कर दिया, और जब तक खाना है तब तक उत्तर प्रदेश आ चुका था, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। बस में तो फिर भी 1 2 घंटे का टाइम होगा, अगर ट्रेन में बैठे हो तो, उसमें फ्लाइट में बैठे हो, यहाँ पे भाई तुमने दिल्ली में बैठा, ऑर्डर किया, फिर हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है उत्तर प्रदेश वाले में, जब तक खाना आया तब तक बिहार आ गया, और जब तक खाते खाते तब तक कोलकाता आ गया। ठीक है, देन उस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई फिर पढ़ो, वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, मतलब कि वो जो सामान तुम्हें रात चलते हुए वेसल्स में, चलते हुए ट्रेन में, चलते हुए बस में, चलते हुए एरोप्लेन में सर्व किया गया था, वो चढ़ाया कहाँ से गया था, डेट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली जहां से स्टार्ट हुआ होगा वहां से सामान चढ़ाया गया होगा, डेट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। बीच में मान लो कि कोलकाता में एरोप्लेन रुका, फिर वहां पे सामान चढ़ाया, फिर वहां से महाराष्ट्र गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कोलकाता, क्योंकि सामान वहां से चढ़ा, जहां से सामान चढ़ाया जाएगा, डेट विल बी योर प्लेस ऑफ। क्लियर है जी। आगे चले, कह रहा है कि अगर फिर भी तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो एज में भी प्रिस्क्राइब, अभी ऐसा कुछ है नहीं, कोई दिक्कत कल को आएगा लॉ में, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको एज में प्रिस्क्राइब करेंगे, उसमें नोटिफिकेशन डाल देंगे और वो ऐड हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं सेक्शन 11, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड, अब ये कौन से है, एक्सपोर्ट के केस में, नहीं गुड्स है अभी, नहीं गुड्स है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में, कह रहा है इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगा, इंडिया में, कहां पे होगा, इंडिया में, और एक्सपोर्ट के केस में कहां होगा, आउटसाइड इंडिया। मतलब इंपोर्ट करोगे तो सामान कहाँ आएगा, जहां पे आ रहा है इंपोर्टर, और एक्सपोर्ट के केस में जहां पे जा रहा है। तो इसमें अगर तुम पहला लॉ लगा लोगे ना, मूवमेंट वाला भी लगा लोगे, तो भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है। आगे चले, इतना मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। अब चलते हैं हम सेक्शन 12, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट की पावर 100, और 12 और 13 प्रैक्टिकल लाइफ में ये सेक्शन आपको डेली टक्कर मारने वाले हैं, 10 11 12 13, और ये आपके टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, चले आगे, या एक बार आपको रीड करना तो रीड कर लीजिए, एटलीस्ट सेक्शन 10 रीड कर लीजिए आप लोग प्लीज, सेक्शन 10 एंड 11 रीड कीजिए। सेक्शन 12, सेक्शन 12, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, POS इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इन इंडिया, मतलब एंड मतलब प्लस, दोनों इंडिया में। ठीक है, the provisions of this section shall apply to determine the place of supply of service where the location of supplier of service and location of the recipient is in India। क्लियर है, मतलब ये सेक्शन कब अप्लीकेबल होगा, जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, एंड सर्विस का केस है, गुड्स का केस है तो 10 बार, सर्विस का केस है तो 12 में आएगी। चलो, सबसे पहले इन्होंने ये डिफॉल्ट रूल दिया हुआ है, ये क्या है, ये डिफॉल्ट रूल है, अगर जो पहले 3 से लेके 13 में फॉल करता है, 3 से लेके 13 तक फॉल करता है, 14 तक, तो उस पे तो स्पेसिफिक रूल लगेगा, अगर उसमें उस रूल में फॉल नहीं करता तो ये रूल लगेगा। रूल क्या कहता है पहले देख लो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड सब सेक्शन 3 to 14, क्या कहता है,
मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सेल विद द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर आप लोगों ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई ऑफ सर्विस किया है तो उसका एड्रेस हो जाएगा। मेड टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है उसको अगर आप सप्लाई कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, कहता है क्या एड्रेस हो जाएगा, जो रिसिपिएंट है, जो बायर है, उसका एड्रेस हो जाएगा अगर आपके पास रिकॉर्ड में है तो, और रिकॉर्ड में नहीं है तो सप्लायर का एड्रेस, बात खत्म। मतलब कि एक्स वाई जेड लिमिटेड ने किसी पी क्यू आर लिमिटेड को सामान बेचा और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर मान लो अगर मैं दिल्ली से हूं, ये महाराष्ट्र का है, तो पीओएस क्या हो जाएगा, ठीक है, डन। लेकिन अब ये बंदा पी क्यू आर लिमिटेड अनरजिस्टर्ड है, क्या है, अनरजिस्टर्ड। क्या इसका एड्रेस है, अगर एड्रेस है तो महाराष्ट्र का एड्रेस है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और इस बंदे का एड्रेस ही नहीं है, चलता फिरता आया सामान पर जगह चला गया, तो फिर हमें नहीं पता एड्रेस क्या है, ठीक है भाई, खत्म करो। तो भाई पीओएस क्या हो जाएगा, दिल्ली। ये डिफॉल्ट रूल है। अगर वो 3 से 13 में फॉल करता है, 3 से 13 क्या है, स्पेसिफाइड सर्विसेज से रिलेटेड है, 3 से 13 में फॉल करता है तो पहले वहां लेके जाओ, अगर वहां नहीं आता तो सिंपल रूल लगाओ, आपने जिसको सामान बेचा है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, जिसको आपने सामान बेचा है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई एड्रेस अवेलेबल है तो ठीक, डेट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जिसने सामान बेचा है उसी का एड्रेस पकड़ लो, डेट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है, 3 से 13 पढ़ते हैं, डेट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं द प्लेस ऑफ सर्विसेज, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गया, बिल्डिंग्स, होटल्स, राइट, इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट और स्टेट एजेंट, any services provided by way of grant of right to use in own property or for carrying out or coordination of construction work। ये क्या है, ये काम डिफाइन किया है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोल प्रॉपर्टी, काम क्या कर रहे हो, कोई आर्किटेक्टर ने काम किया, हम मान लो इंजीनियर की सर्विसेज देते हो, बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड, बिल्डिंग बन गई तो इंटीरियर डेकोरेटर की दोगे, सर्वेयर भी आएगा, इंजीनियरिंग की सर्विस दोगे, और एनी अदर रिलेटेड वर्क विच इज रिलेटेड टू इन्वॉल्व प्रॉपर्टी। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व प्रॉपर्टी और द बोट वेसल्स लोकेटेड इन द इंटेंडेड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द एक्सचेंज। यहाँ पे लिखा होगा एक्सचेंज, any services essential to ABC shall be the location at which the involved property or boat or vessels in the case may be is located। देखो सच पढ़ो, एक shall be the location at which the involved property, अभी मान लो पहला सेक्शन involved property का, तो involved property is located, सेकंड सेक्शन अभी आता है, थर्ड आता है, फिर बात करेंगे। क्लियर है, मतलब जहां इन्वॉल्व प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस दे रहे हो, मान लो आप रजिस्टर कहाँ पे हो, आप दिल्ली में हो रजिस्टर, सप्लायर कहाँ से है, दिल्ली से है, मान लो उसको इंटीरियर डेकोरेटर काम है, कोई राजस्थान के राजपूताना लोग आते हैं, राजशाही लोग, उनकी महल है, उस महल में आपको बुला करके ले जाते हैं कि चलिए आप हमारे महल को सजाइए, महल को सजाइए, बोलोगे जी मैं तो हूँ दिल्ली का, वो है हरियाणा के बंदे, महल परचेज किया जयपुर में, आपकी सर्विस कहाँ पे ली जा रही है, जयपुर में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे सप्लायर कहाँ है, दिल्ली का, रिसिपेंट कहाँ है, हरियाणा का बंदा, बिल्डिंग कहाँ है, महल कहाँ पे है, जयपुर में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जयपुर। क्लियर है, जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है वही वही प्लेस ऑफ सेम अप्लीकेबल टू द होटल, मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज,
सॉरी पहले सेकंड पढ़ लेते हैं। बाय वे ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग accommodation by a hotel, evening guest house, homestay, club, or campsite by whatever name called, and including a houseboat or any other basis. हाउसबोट समझते हो, समुद्र के ऊपर हाउसबोट बना देते हैं, कश्मीर में है, ठीक है। उसके ऊपर फिर आपका आता है होटल में सर्विसेज, इवनिंग गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, इसमें कोई सर्विसेज होती है स्टे करने की, तो पहले सबसे पहले कहाँ होगा जहाँ पे ये होटल है। क्लियर है। जब भी तुम होटल ऑर्डर की सर्विस लोगे देखना हमेशा CGST और SGST ही लगता है हमेशा, क्योंकि होटल किसका, किसी ऑनर का, तो वो वहीं पे रजिस्ट्रेशन लेगा, तो बंदा वहीं का, होटल भी वहीं पे, SGST CGST हमेशा लगेगा। ठीक है जी, और आ जाओ नेक्स्ट। बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन एनी इमोल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज reception matters related to official social cultural religious and business function including services provided in relation to such function at the such property। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, जहां पे भी मैरिज फंक्शन कर रहे हो, सोशल कल्चर कर रहे हो, जिस होटल में कर रहे हो, कहां पे भी कर रहे हो, दैट इज द प्लेस ऑफ होटल। ठीक है, लाइन लिखा है एनी सर्विस एंसिलरी टू द सर्विस रेफर टू ए बी एंड सी द shall be the location at which the immoral property boat or vessels and the case may be located or intended to be located। क्लियर है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि अगर आप इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे इमोरल प्रॉपर्टी है। होटल में रुकते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, जहाँ पे होटल है। जहां पे शादी ब्याह कर रहे हो, होटल में फंक्शन कर रहे हो, बिजनेस मीटिंग कर रहे हो, सोशल कल्चर कर रहे हो, तो जहां पे ये होटल है। उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज है तो जहां पे होटल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, जहां पे होटल इन्वॉल्व प्रॉपर्टी है। क्लियर है। आगे चले, कोई दिक्कत है तो बता दो। अब ये कहता है, एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रोवाइडेड दैट if, बहुत इंपॉर्टेंट है, provided that if the location of immoral property boat or vessels is located or intended to located outside India। ये भाई साहब आए, मैं दिल्ली का हूं, ये भाई साहब हरियाणा का है, कहते हैं जी मैंने महल परचेज किया दुबई में, सप्लायर भी इंडिया का, रिसिपेंट भी इंडिया का, महल का है, तो कह रहा है द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द, अच्छा महल का नहीं होगा, फिर ध्यान रखना, अच्छा मतलब टैक्स बाहर नहीं जाने देंगे हम। ठीक है, रिसिपेंट तो इंडिया का है ना। अगर अगर ये नेक्स्ट केस में मैं इंडिया का होता, ये भाई साहब बाहर के होते और दुबई में परचेज करते महल, तो फिर सेक्शन 13, इस केस में ये इंडिया का है इसलिए सेक्शन 12। क्लियर है कि अगर ये 1 2 3 सर्विसेज, सप्लायर इंडिया का, रिसिपिएंट इंडिया का, बट ये तीनों चीज बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो फिर इन भाई साहब को एड्रेस पकड़ लेंगे हम। मान लो ये हरियाणा के थे, अभी केस में इन्होंने जयपुर में महल परचेज किया था तो जयपुर POS का, लेकिन इन्होंने महल परचेज किया दुबई में तो POS हरियाणा। क्लियर है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़िए, वेयर द इमोल प्रॉपर्टी और बोट और बेसिस इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, more than one union territory, the supply of services shall be treated as made in each of the respective state, union territory, in proportion to the value of the service separately collected, determined in the terms of contract or agreement enter into this regard, in the absence of the such contract agreement on the such basis as it prescribed। ये कह रहे हैं, देखो जी, होटल, इमोरल प्रॉपर्टी, हाउस बोट एक स्टेट से दो स्टेट में फैला हुआ है, या एक ग्रुप होता है होटल का ग्रुप, उसने कुछ काम, उसके होटल्स अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, तो कुछ काम इस स्टेट में कराया, कुछ काम इस स्टेट में कराया, कुछ काम इस स्टेट में कराया। अगर एक ही एग्रीमेंट बना हुआ है तो ऑन द बेसिस ऑफ जितना काम किया उतना अकॉर्डिंग POS लगेगा, जिस स्टेट में जितना काम किया नॉर्मली प्रोपोर्शनेटली लगेगा। हर एक का अलग अलग या तो एग्रीमेंट सेपरेटली बनवा लो, राइट, या अगर एग्रीमेंट नहीं है तो जितना काम किया जिस स्टेट में जितना काम है उसके अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ POS। क्लियर है जी, आगे चले, सेक्शन क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखो,
नेक्स्ट, खत्म हो गई, दूसरा पढ़ते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी shall be the location where the service are actually performed। दोबारा बता रहा हूँ, सिंपल। रेस्टोरेंट, जहां खा रहे हो। कैटरिंग, जहाँ कैटरिंग सर्विसेज होती है आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड घर से आगे जो टेंट वेंट लगा के खाता ना, वहां से कैटरिंग सर्विस। पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, जहां पे परफॉर्म किया जा रहा है, डेट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन का मतलब नहीं है कुछ। जहां पे परफॉर्म किया जाएगा, मैं दिल्ली से हूँ, डॉक्टर साहब दिल्ली से हैं, पेशेंट बिहार से है, परफॉर्म मुंबई में किया जा रहा है, डेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ, हीरोइन महाराष्ट्र से है, परफॉर्म हरियाणा में किया जा रहा है, तो हरियाणा में द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला कि रजिस्टर है, रजिस्टर से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली परफॉर्म। क्लियर है, कोई दिक्कत? एक्चुअली परफॉर्म को हाईलाइट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, डन। पांचवे पे आता है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग दिया जाता है लोगों को, ट्रेन किया जाता है, बड़े बड़े सेमिनार्स किए जाते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन किया दिया जाता है तो डेट विल बी द एड्रेस। सपोज करो बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्या होते हैं, 10 लोगों का ट्रेनिंग करते हैं जी, हम मिस्टर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको बुक किया और एक होटल बुक कर लिया, या क्या बोलते हैं ट्रेनिंग सेशंस के लिए कोई जगह पे बुक कर लिया। तो अगर वो टिकट किसने परचेज किया है, रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस हो जाएगा। एक पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन सेल द लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली। अगर मान लो रजिस्टर्ड है, मान लो टिकट रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे है, तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, मतलब B2B लग जाएगा डायरेक्टली रजिस्टर्ड पर्सन। अगर बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी बंदा आ रहा है 2000 की टिकट परचेज कर रहा है, बैठ जा रहा है, तो क्या होगा, B2C। तो जहां में एक्चुअली कंफर्म कंफर्म वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग हो रहा है, सेशन हो रहा है, डेट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सपोज करो कि हमारे संदीप महेश्वरी जी की कोई सेशन रखवाते हो आप लोग, वो शायद महाराष्ट्र के, पता नहीं मुझे कहाँ के होते, सपोज करो महाराष्ट्र के हैं, वो अपना सेशन मोटिवेशन सेशन यहाँ पे अरेंज करते हैं, दिल्ली के ये प्रगति मैदान में या कहीं पे अरेंज करते हैं। तो अगर किसी 50 बंदों ने 50 टिकट बुक करी इन द नेम ऑफ XYZ लिमिटेड, तो उसको तो उस XYZ लिमिटेड के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई लगेगा। महाराष्ट्र के संदीप महेश्वरी जी, XYZ लिमिटेड फ्रॉम दिल्ली, तो हरियाणा मान लेते हैं, XYZ फ्रॉम हरियाणा, और प्लेस कहाँ हो रहा है, दिल्ली के प्रगति मैदान। तो महाराष्ट्र वाले ने हरियाणा वाले दिया, तो इसके से प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब GST में रजिस्टर्ड है। लेकिन उसमें 5000 सीट्स में से 500 सीट्स ही XYZ ने लिया था, बाकी 4500 सीट्स बीट ऐसे बिक रहा है, ऑनलाइन खोल दिया, ओपन है, कोई भी ओपन अपडेट आके कर बैठे सकता और जाए। अब उस केस में संदीप महेश्वरी सबके एक एक एड्रेस पर ढूंढते फिरेंगे, तो क्या होगा, लॉ ने क्या बोला कि भाई जहां पे एक्चुअली परफॉर्म हुई है ना ड्यूटी, जहां पे ट्रेनिंग दी गई है, है। दैट विल बी प्लेस ऑफ। सो XYZ वाला भी उसी के अंदर आ जाएगा सर? XYZ तो अलग से देगा ना, मैं GST नंबर की, मैं तो अच्छा, हरियाणा में रजिस्टर्ड हूँ। उसका अपना हो जाएगा, बाकी सब उसमें आ जाएगा। अच्छा, ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा, द प्लेस, छठा पॉइंट, इसमें ट्रेनिंग पे हाईलाइट कर लेना आपको, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। तो ये पकड़ में डिफरेंशिएट यही पॉइंट्स देगा, और कोई पॉइंट पकड़ में नहीं आएगा आप लोगों को। ऊपर ये रेस्टोरेंट की सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज, परफॉर्मेंस ग्रूमिंग को हाईलाइट कर लेना आप लोग, नीचे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ को आपको हाईलाइट करना है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस एंड सर्विसेज एंसिलरी देयर। आपको इसमें एडमिशन पे गोला लगाना है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन, 7वें के पहले में ऑर्गेनाइजेशन को गोला लगाना है। दोनों में छोटा सा थिन लाइन डिफरेंस है, छठे और सातवें। छठा केवल और केवल क्या दे रहा है, एडमिशन की सर्विस दे रहा है। सर्कस में आना है तो एडमिशन के लिए जो टिकट BCS वाला बेचता है, तो जो बेच रहा है ना, टिकट जो बेच रहा है, क्लॉज छठा उसी की बात कर रहा है। बुक माई शो क्या होता है, बुक माई शो
जिससे फिल्म सिनेमा बुक करते हैं, वो क्या केवल करता है, एडमिशन की सर्विस देता है, राइट। तो ये उसके लिए क्या कह रहा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन, एडमिशन टू कहीं भी, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्ट्स में, साइंटिफिक में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, इवेंट में, एम्यूजमेंट पार्क में। तो लोकेशन क्या होगा, शैल बी द लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पे वो इवेंट एक्चुअली में हो रहा है। बुक बाई शो कहीं भी रजिस्टर्ड होगा, नॉर्मली मेरे ख्याल से मुंबई में रजिस्टर्ड होगा, ये बड़ी बड़ी कंपनी मुंबई में रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। मैं जाता हूँ, मैं टिकट लेता हूँ 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए की फिल्म की, उसके ऊपर कन्वीनियंस चार्ज लेते हैं, ये कन्वीनियंस चार्ज लिया ना 30 रुपए का, तो जो 30 रुपए पे वो जो जीएसटी चार्ज कर रहा होगा, बंदा है महाराष्ट्र का, पीवीआर है गुड़गांव में, मैं हूँ दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, जहां पे एक्चुअली इवेंट हो रहा है। तो उसने क्या सर्विसेज दी है, एडमिशन की, ओनली एडमिशन की सर्विसेज दी है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अगर बंदा उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई भी एक्स वाई जेड है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट including supply of services in relation to conference, fair, exhibition, celebration or similar event or service ancillary to organization of ये, ठीक है। देन इस केस में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, तो रजिस्टर्ड पर्सन केस में क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, जो एड्रेस होगा, एंड टू ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, और इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। देखो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पहला क्या था कि केवल एडमिशन की सर्विस दे रहे हो, दूसरा क्या, कि अब भाई वो पूरा का पूरा इवेंट ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन का है, तो उसका एड्रेस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। सपोज करो कि कोई दिल्ली का बंदा है और कोई हरियाणा का बंदा है, इवेंट कर रहा है, भाई मुझे कोलकाता में इवेंट करना है, तो भाई अगर ये रजिस्टर्ड बंदा है तो यहाँ पे होगा प्लस ऑफ सप्लाई। देख लो कोलकाता में इवेंट हो रहा है, बट अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो कहाँ पे होगा, हरियाणा का। अगर रजिस्टर्ड बंदा है तो हरियाणा में हो जाएगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर कहाँ पे, जहाँ पे इवेंट हुआ है, ठीक है। और ये इवेंट कह रहे हो कि आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो फिर हरियाणा। तो हरियाणा में। क्लियर, जहाँ का बंदा है एक्चुअली में। क्लियर है जी, बहुत सिंपल है बट बहुत टफ है, कंफ्यूजिंग तो है वो। लेकिन क्लियरिटी है, सारी चीजें कंफ्यूजिंग है, बट अब लाइन बाय लाइन इसी में पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो कंफ्यूजन कुछ नहीं, इनके नोट नोट बना लेना, जैसे मैं समझा रहा हूँ गोले गोले लगा लगा के, उनकी हिंदी में बना लेना नोट। और एग्जाम्पल्स में इसलिए दे रहा हूँ, बट लिख कोई नहीं रहा। कल पढ़ के आना, कल थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूज हो गया ना, कल जब पढ़ के आओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई, अभी तक फिर आगे चलते हैं, समझ में आया। मतलब कि अगर आप इवेंट, देखो अगर एडमिशन की सर्विसेज दे रहे हो तो जहां पे इवेंट हो रहा है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने की सर्विसेज दूंगा, तो ऑर्गेनाइज किसको दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो। किसको दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन। किसको दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन। बोला कि मेरे लिए भाई एक इवेंट करा दे, मैं रजिस्टर हूँ, सामने वाले इस भाई साहब रजिस्टर है, ये पूरा मैनेज करते हैं, फॉरम वगैरह, मतलब बढ़िया सा कि सर मैं सब कुछ करा के दूंगा, आप बोलो चाहिए क्या, मैं बोलो भाई टेंट चाहिए, हो जाएगा। 100 लोगों का खाना, हो जाएगा भाई। वहां पे वो बड़े बड़े डिजाइनर हैं तो रैम्प वॉक भी कराना है, सब हो जाएगा। फिर वीआईपी लोग हैं उनकी पार्किंग, सब हो जाएगा, सब इसमें होगा, सब करा दो। सर कराना कहाँ, ही बता दो। मैं बोला ये काम कर मुंबई में करा, मैं दिल्ली का, ये भाई साहब हरियाणा के, जी हो जाएगा। अब इन भाई साहब ने सारी सेटिंग करी महाराष्ट्र में, जी खाने का कैटरर ढूंढा, ठीक है, पार्किंग की स्पेस भी ढूंढी, तो सबसे पहले होटल ढूंढा होगा भाई साहब ने, ठीक है। उसके बाद वहां पे मैंने बोला रैम्प वॉक होना चाहिए, तो मॉडल भी लेके आया होगा, और वहां पे बड़े बड़े लोग आएंगे, पोस्टर वोस्टर चिपकाने का, तो सारा पूरा पूरा इवेंट किया। इसमें इवेंट की 20 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। तो इसने वो क्या सर्विस दी, इवेंट की। अब इसने आगे होटल लिया होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर दूसरा लॉ होगा, उस केस में भाई साहब रिसिपिएंट है, होटल सप्लायर हो जाएगा। तो उन्होंने कैटरिंग करी, वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बोले कि भाई इवेंट होगा तो भाई एडमिशन की सर्विस या तो मैं ही दूं, या ये किसी बोलते हैं बुक माई शो में कि भाई इवेंट करा रहा है तू ले ले, तो इन दोनों के बीच में वो लॉ देखा जाएगा।
ठीक है, रेस्टोरेंट की सर्विस है, कैटरिंग वाला तो वो लो इनके बीच। मैंने तो भाई से बोला कि यार इवेंट करके दे, मैं तेरे को 20 लाख दूंगा, मुझे कुछ नहीं, मैंने जो लिस्ट डाउनलोड की है मुझे चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। क्लियर है। अब वही इवेंट ये भाई साहब, अभी तो हम दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, सॉरी ये हरियाणा था ना, ये सप्लायर है, इसके से मैं रिसिपिएंट हूँ, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि मैं दिल्ली का रजिस्टर्ड हूँ। मेरे केस में रिसिपिएंट तो मैं हूँ ना, ये तो इवेंट ऑर्गेनाइज करके देगा तो रिसिपिएंट मैं। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, तो जहाँ पे इवेंट हो रहा है दैट इज मुंबई। और अगर मैं बोलता हूँ जी मैं हूँ दिल्ली का, अनरजिस्टर्ड हूँ, बट मैं इवेंट चाहता हूँ दुबई में, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, दिल्ली का। क्लियर है। चले आगे। सर जब आप अनरजिस्टर्ड और दिल्ली के हो तो फिर आपको वो भरना पड़ेगा ना, आरसीएम आ जाएगा फिर आपके ऊपर। मैं तो आप अनरजिस्टर्ड हूँ, अनरजिस्टर्ड फिर वो मैं तो चलता टैक्स फिरता कौन देगा? चलता फिरता इंसान हूँ, क्योंकि मेरे से 20 लाख में जीएसटी कलेक्ट करेगा, अच्छा ये नहीं 3 लाख 60 गवर्नमेंट को ये देगा, अच्छा अच्छा हाँ, तो ये तो मुझसे कलेक्ट करेगा ना। अनरजिस्टर्ड हो तो आरसीएम तो वो सारे तो नहीं, वो सारे तो कहाँ फॉल कर रहा है, ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं जीटीए हूँ, ना मैं स्पॉन्सरशिप हूँ, मैं तो बोला भाई मैं, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना, मैंने टीकेसी एकेडमी की कोई इवेंट करा दे वहां पे, मेरे बच्चे और आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। चलो जी, अब ट्रांसपोर्टेशन की लाइन चलते हैं, जीटीए वगैरह का। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज होती है, मेल और कुरियर करते हो, सामान भेज देते हैं, सामान भेज देते हैं ना लोग, तो सर्विस हुआ ना पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज। तो अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो उसका एड्रेस हो जाएगा। अदर द रजिस्टर्ड पर्सन है तो वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, पोस्ट ऑफिस होता है ना, तो अगर जीएसटी रजिस्टर बंदा है तो उसका एड्रेस आ जाएगा। रजिस्टर बंदा नहीं है तो जहां पे भी आप सामान देते हो भाई ये ले पोस्ट कर दी, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे हाथ में पकड़ा देते हो। बहुत इजी है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एयरपोर्ट से रिलेटेड। ये रजिस्टर्ड पर्सन की टिकट है, रजिस्टर्ड पर्सन की टिकट है, सपोज करो ये किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, ये टिकट परचेज करता है से इंडिगो से, ठीक है। अगर इंडिगो से टिकट परचेज करता है और ये अपने कंपनी का जीएसटी नंबर देता है, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कंपनी का कंपनी एड्रेस। का एड्रेस। और ये बंदा B2B है, मतलब B2C है, B2C कोई भी बंदा कहीं से भी आके चढ़ के जा रहा है, तो जहां से प्ले अच्छा दैट विल प्लेस। अगर एड्रेस पता है तो वो देख लो, एड्रेस नहीं पता तो जहां से एक्चुअली में उड़ेगा। Where the passenger embark on the conveyance for a continuous journey। अब सॉरी, जहां से पैसेंजर बैठेगा, उड़ेगा नहीं, जहां से पैसेंजर बैठेगा, बैठने और उड़ने में डिफरेंस है। हम्म हो सकता है कि पहले श्रीनगर से दिल्ली आए, दिल्ली से महाराष्ट्र जाए, ऐसा प्लेन चलती है, बॉडी तो हाँ स्टॉप ओवर्स होती है ना। तो अब ऐसा नहीं जहां से प्लेन चला, नहीं जहां से पैसेंजर पैसेंजर हम जैसे बॉडी एम्बार्क। चलो जी आगे चले। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका 10वां, रोड पे छैया छैया गाना चलते हैं ना, ट्रेन पे चल छैया छैया होता है, गाना सुना वही गाना। The place of supply service will board conveyance, including of vessels, aircraft, train, motor vehicle, shall be the location of the first scheduled point of departure of the conveyance। मतलब ये जो भी अगर उससे इस पे है प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस बोर्ड पे कोई कन्वेंस वेसल्स पे एयरक्राफ्ट में कोई सर्विसेज दी जाती है, तो जहां से वो चला था, ठीक है, जहां से चला था, जहां से चला था, साफ साफ बोला इन्होंने, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, या तो फोन के वाईफाई से रिलेटेड, पोस्ट पेड प्रीपेड से रिलेटेड, इंटरनेट से सर्विसेज से रिलेटेड की प्लेस ऑफ सप्लाई है। साफ साफ इन शॉर्ट टर्म बता दो, पोस्ट पेड है तो एड्रेस होगा, तो जो एड्रेस है डेट विल बी प्लेस, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं है तो एड्रेस होगा, डेट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलोगे जी पोस्ट पेड बिल नहीं, हमारे पास प्रीपेड है, तो जिस दुकानदार से रिचार्ज कराओगे उसका एड्रेस, क्योंकि दुकानदार तो बंद हो गया, पहले कूपन बिकते थे ना, वो बंद हो गया, अब तो हम ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं,
तो भाई साहब आप लोगों ने अगर देखा हो फोन पे, पेटीएम वगैरह पे, तो आपका लोकेशन अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम। कभी नोट किया है? देखना आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा फोन पे। तो जहां से आपने रिचार्ज कराया है डेट बिल ले सबसे पहले। ठीक है। फिक्स अगर आपने वाईफाई वगैरह लगा रखा है, वो तो एड्रेस होगा आपका जहाँ पे वाईफाई चिपकाया हुआ है, नेट प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। रिसीवर जहाँ पे रखा है, नेट प्लेस ऑफ सप्लाई। इनकेस एड्रेस नहीं है, प्रीपेड रिचार्ज कराओगे तो स्टोर वाले का, स्टोर वाला नहीं है तो जिस फोन से आपने रिचार्ज किया वहां से, जिस लोकेशन से आपने रिचार्ज किया, नेट प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लीजिए, इजी है, देखिए दोबारा। The place of supply of the telecommunication services including data transfer, broadcasting, cable and direct to home D2H services to any person. In the case service by way of fixed telecom line, ये जो यहाँ पे रिसीवर रखा होता है, लीज सर्किट्स, इंटरनेट सर्किट्स, केबल और डिश एंटीना विद द लोकेशन वेयर द कम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट्स, केबल जहाँ पे फिक्स किया हुआ है, मतलब रिसीवर जहाँ रखा हुआ है, डिश एंटीना का छाता जहाँ पे लगाया हुआ है, वाईफाई का जहाँ राउटर लगाया है, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्या आता है? इन द केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द पोस्टपेड बेसिस, मतलब टेलीकम्युनिकेशन हेलो बोलने के लिए एंड इंटरनेट वाईफाई जो होता है, कहाँ पे जो बिलिंग एड्रेस होगा डेट विल बिलिंग एड्रेस को हाईलाइट करेंगे प्लीज, और उससे ऊपर वाले में क्या हाईलाइट करेंगे, जहाँ पे ये है इंस्टॉल। घर पे जाके ना भूल जाओगे आप लोग, सच बता रहा हूँ मैं। कल आके पूछना, वैसे बताऊंगा पक्का। सी, इन द केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन ऑफ टेलीकॉम प्री बेसिस पे, क्या प्री पेमेंट बेसिस पे, क्या प्री पेमेंट और वाउचर के बेसिस पे, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा? द सेलिंग एजेंट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये रहा, अगर वाउचर्स परचेज करोगे तो जहां से वाउचर सोल्ड किया है दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। वाउचर्स परचेज करते थे ना पहले। अगर कह रहा है कि एड्रेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, पर सप्लाई सेल विद द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, एयरटेल वाला का एड्रेस पकड़ लेना। कह रहा है अगर सब कुछ पकड़ में नहीं आएगा तो एयरटेल की सर्विस ले रखा है, एयरटेल का जो एड्रेस है वो पकड़ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो जर्नल वाला रूल भी अप्लाई हो जाएगा ना, अगर एड्रेस ही नहीं है तो उसकी लोकेशन मांग लो। क्लियर है जी? अब आ जाओ 12वां, 12वां 13वां खत्म दें। The place of supply of banking and other financial services, including stockbroking services, to any person shall be the location of the recipient of services on the record of the supplier of the services. बैंक में गए, सर्विसेज ली, बोला जी मुझे 10 लाख रुपए इंडिया के बाहर ट्रांसफर करने हैं, कर लो जी, आरटीजीएस से नेफ्ट कर लो, हमारे 500 रुपये चार्ज दे दो। ठीक है जी, दे देंगे। और भी सर्विसेज होते हैं बैंक के, फाइनेंस सर्विसेज के, स्टॉक ब्रोकिंग जी, मेरा शेयर परचेज कर लो, मेरा शेयर काट दो, काट दो परचेज कर दो, काट दो परचेज कर दो, उसके ब्रोकिंग फीस लगते हैं। तो कहता है उस केस में जो भी एड्रेस रिकॉर्ड में है डेट डिलीवर प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस तो होगा ही। बैंक में बंदा जाता है तो फॉर्म तो भरा ही लेते हैं, भाई कहाँ गए, कस्टमर ही जाता है। अगर एड्रेस नहीं है, फॉर्म रिकॉर्ड नहीं है, तो भाई ठीक है। प्रोवाइडेड इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विस नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, तो कहाँ का हो जाएगा? सप्लायर। कह रहा है कि एड्रेस अवेलेबल है तो एड्रेस, एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर को पकड़ लेंगे, पैसे जरूर लेंगे। कल को आप ये नहीं बोल सकते जी हमें तो नहीं पता प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा, तो टैक्स कहाँ पे करे। बोल सकता है बंदा कि हमें तो पता ही था कि बंदा आया, आत्मा आया सीधा का सीधा, आत्मा आया, उसने 10 लाख रुपए ट्रांसफर कराना था, उसने ट्रांसफर कराया और गायब हो गया जी, हमें नहीं पता आया कहाँ से था। आत्मा है, मैं जीएसटी कैसे पे करूं बताओ? गवर्नमेंट का अच्छा आत्मा है, ठीक है। आत्मा का एड्रेस नहीं है, नहीं है जी, आपका एड्रेस है ना, सीजीएसटी रजिस्टर लगाओ, टैक्स पे करो। जहाँ पे बैंक है वो ही हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई है जी, सीधी सी बात है। बोलेगा सर्विस दी है जी, दी है, कंसिडरेशन है, बोलो पर्सन तो नहीं है सर ये, कहाँ है आत्मा का बल आपका? ठीक है। उसने अगर ऐसे जनरली होता है जैसे हमारा अकाउंट नहीं है किसी बैंक में और हम चले गए, अच्छा दे बिल्कुल, देते हैं सर्विस। और क्यों नहीं देंगे? अच्छा मेरे को तो पता ही क्यों, नहीं आप अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे, आपका आईसीआई दिल्ली का ब्रांच का सर्विस, वहां पैसा नहीं निकालोगे आप? आईसीआई की तो जैसे मैं हो गई अकाउंट होल्डर, जैसे मेरा अकाउंट ही नहीं है किसी भी स्टेट में, जैसे किसी भी XYZ बैंक में, पीएनबी में मेरा अकाउंट ही नहीं है, बट मैं पीएनबी में चली गई किसी भी काम स्टेट क्या में, तो काम है, काम कुछ क्या? भी जैसे मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना हो तो बन जाता बना है, देंगे। हाँ चेक लेके जाओ,
कैश लेके जाओ, चेक लेके जाओ, बना के देखो। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज अच्छा। कराना फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराना हो आपको, अच्छा कहीं भी कुछ मुझे भी तो पता ही नहीं था ये। सब होता है ना, वो चलो। करते नहीं हो पाता ना। काउंटर नंबर 4, काउंटर नंबर 4 तक जाओगे तो बोले काउंटर नंबर 6 पे, 6 जाओ फिर लंच हो गया। चलो नेक्स्ट, insurance service be a place of supply in the insurance services selling the registered person, the location of such person and a person other than registered person to be the location of the recipient of the service recorded in the supplier। बस वही है भाई, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो इंश्योरेंस सर्विस तो लोकेशन, लोकेशन नहीं है तो भाई सप्लायर को कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका, ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है ये। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है गवर्नमेंट की, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है अलग अलग स्टेट में, बाया रेडियो, बाया पोस्टर्स, बाया मैनी अदर अदर थिंग्स। तो जिस स्टेट में जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी में दी गई है, जितने जितने पर्पस में दिया गया है, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सेक्शन 12 आपके बहुत बहुत अच्छे तरीके से खत्म कराया गया है। कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेक्शन को कम से कम 5 बार पढ़ के आए, और अगर आपके पास 500 भी क्वेश्चन है तो आई एम हियर टू एंटरटेन। और आपके पास क्वेश्चन बैंक दिया गया है,